हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। आज की स्टूडियो में क्लास 10th विज्ञान के चैप्टर 1 जो आपका है क्या है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इस चैप्टर का पूरा निपटारा आज की स्टूडियो में करने वाले हैं। मतलब कि इस वीडियो से ये चैप्टर पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। इस वीडियो में कोई भी आपको दिक्कत नहीं रह जाएगी इस चैप्टर से रिलेटेड। चाहे रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जानना हो, या फिर रासायनिक समीकरण के बारे में जानना हो, या फिर रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार हो, रासायनिक समीकरण लिखना, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, सारी चीजें आज की इस वीडियो में ही खत्म हो जाएगी। मतलब समझ सकते हैं कि आज की यह वीडियो इस चैप्टर का वन शॉट वीडियो होने वाली है। एक वीडियो देखें और पूरा चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए हम सबसे पहले देख लेते हैं इसमें ये जो चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में ही सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया आखिरकार होता क्या है। क्योंकि यहाँ पर दिया है ना रासायनिक अभिक्रिया, आखिरकार रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, आइए जानते हैं। रासायनिक अभिक्रिया आखिरकार होती क्या है, सबसे पहले ये समझ लीजिए। क्योंकि अगर ये समझ गए तो समझिए कि पूरा चैप्टर आप काफ़ी बेहतरीन तरीके से समझ जाएंगे। तो आइए समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। मतलब आपको समझा दूं सबसे पहले, जैसे कि कोई एक पदार्थ मिलेगा, जैसे मान के चलो कि एक चीनी मिल गया और एक पानी मिल गया, बन के दोनों मिल के एक नए पदार्थ का निर्माण करेंगे। क्या निर्माण होता है आप जानते हैं, चीनी और पानी मिलता है तो शरबत का निर्माण होता है। तो शरबत क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। समझ में आया। तो आइए लिखते हैं कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, यानी कि बनाते हैं, निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। दिमाग में घुसा कि नहीं घुसा, बिल्कुल घुसा। क्यों नहीं घुसेगा, बिल्कुल घुसेगा। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इतना आपको समझ में आ गया ना, बिल्कुल अच्छे तरीके से। अब चलिए, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में आपने जान लिया, तो अब आइए इसका एक उदाहरण ले लेते हैं। तो उदाहरण क्या मैंने बताया, उदाहरण ये भी देख लो कि जैसे चावल एक उदाहरण तो आपको बता दिया, चावल प्लस पानी, चावल और पानी मिलके क्या बनता है, चावल और पानी मिलके भात बनता है। ठीक है, चावल और पानी मिलके भात बनता है। यह भी आपका एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। छोटी सी बात इसमें समझ लीजिए कि इसमें एक होता है अभिकारक और एक होता है आपका उत्पाद। मतलब ध्यान से समझिए, जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसको हम क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे अभिकारक। और जो बनता है, ठीक है, जो प्रोडक्ट बन जाएगा जिसको हम क्या कहेंगे, उत्पाद कहेंगे, उत्पाद। बस इतना समझ लीजिए, अभिकारक इसको बोलते हैं और उत्पाद जो बना हुआ होता है उसको बोलते हैं। बाकी इसका परिभाषा याद करने रटने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा समझ लीजिए कि जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसको अभिकारक कहते हैं और जो बनता है उसको हम उत्पाद कहते हैं। ठीक, बस समझ में आया। अब चलिए हम अगला हेडिंग देख लेते हैं कि अभिक्रिया हो गया ना, रासायनिक अभिक्रिया। तो अब इसका समीकरण, रासायनिक समीकरण देख लेते हैं कि आखिरकार रासायनिक समीकरण होता क्या है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, समीकरण। तो आइए देखते हैं कि रासायनिक समीकरण, आखिर देख लीजिए कि रासायनिक समीकरण होता क्या है। बड़ी ही आसान है, बिल्कुल हलवा है। समझिए कि रासायनिक समीकरण, देखिए रासायनिक समीकरण होता क्या है भाई। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रियाओं को सूत्रों के माध्यम से या फिर प्रतीकों के रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। समझ में आया। रासायनिक अभिक्रिया को सूत्रों और उनके प्रतीकों के रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। समझ में आया। आइए ना लिखते हैं, कुछ नहीं करना है, सूत्र के रूप में लिख दोगे ना रिएक्शन को, तो उसी को रासायनिक समीकरण कहा जाता है। चल, रासायनिक अभिक्रिया को सूत्रों एवं उसके प्रतीकों के रूप में लिखना रासायनिक
समीकरण कहलाता है। बिल्कुल आसान से आसान परिभाषा में आपको चुन कर लाता हूँ, ठीक है। रासायनिक समीकरण कहलाता है, बिल्कुल सबसे आसान परिभाषा आपका है। रासायनिक अभिक्रिया जो भी है उसको सूत्र के रूप में लिख दोगे तो उसी को रासायनिक समीकरण कहेंगे भाई, बिल्कुल आसान है। चलिए अब आपको बताते हैं कैसे। देखिए कैसे, तो ऐसे यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन 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 और आपका ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलते हैं, क्रिया करते हैं दोनों, तो आपका क्या बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर आपके क्या बनते हैं, जल बनते हैं, ठीक है, जल बनते हैं। ठीक, इतना समझ में आया कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर जल बनता है। अब देखिए इसी चीज को हमें क्या करना है, प्रतीक के रूप में या फिर सूत्र के रूप में लिख देना है। इसको रासायनिक समीकरण के रूप में कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिए। हाइड्रोजन को किससे डिनोट करते हैं भाई, तो हाइड्रोजन को डिनोट करते हैं H2 से। ये ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन को किससे डिनोट करेंगे, H2 से। प्लस ऑक्सीजन को किससे डिनोट करते हैं, O2 से डिनोट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब हाइड्रोजन को H2 से और ऑक्सीजन को O2 से, H2 और O2 मिलकर क्या बना देगा, बना देगा H2O। क्या बनाएगा, H2O, ठीक है। अब बैलेंसिंग आपको करना मैं आगे सिखाऊंगा। बैलेंसिंग करने के लिए यहाँ पर 2 लगा देंगे तो 2 ऑक्सीजन हो जाएगा, और यहाँ पर भी 2 लगा देंगे तो 2 दूनी का 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, एक बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो ये बैलेंसिंग मैं अभी थोड़े देर में आपको सिखाऊंगा। इतना समझ लिए कि रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक समीकरण को कैसे लिखा जाता है, किसी भी अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के रूप में लिखना सीख है। तो बस इसको स्क्रीनशॉट आप कर लीजिए। अब आइए हम देख लेते हैं कि रासायनिक समीकरण को आखिरकार संतुलित कैसे किया जाता है। संतुलित करना हम सीखेंगे। तो देखिए सबसे पहले वाले में अभिक्रिया में हमने क्या लिखा था, H2 प्लस O2 मिल के क्या बनाएगा, बनाएगा H2O। देखिए अब इसको सबसे पहले देखेंगे कि क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है कि नहीं है, संतुलित है कि नहीं है। तो ध्यान से देखिए, इधर H कितना गो है, यहाँ पर 2 गो है, ठीक है। इधर H कितना गो है, 2 गो है, तो H तो बराबर है भाई। अब देखिए इधर O कितना है, 2 गो है, लेकिन इधर जो O है कितना है, 1 गो है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 गो है। अब बताइए बैलेंस तो नहीं है, क्योंकि 2 इधर भी O रहता तब जाके बैलेंस होता। अब जब बैलेंस नहीं है तो आइए इसको बैलेंस कैसे किया जाता है वो करते हैं। तो देखिए सबसे पहले ऐसे डिब्बा बना दीजिए, ठीक है, ऐसे डिब्बा बना दीजिए। इसमें 2 गो है तो 2 गो ऐसे डिब्बा बना दीजिए, ठीक। अब इधर देखिए, इधर का है, इधर 2 गो अलग अलग नहीं ना, इधर तो 2 गो अलग अलग था, इधर एक ही में है, तो बस इसको एक ही में लिख देंगे। ऐसे कैसे लिखेंगे भाई, तो देखिए आराम से, यहाँ पर H लिख देंगे और यहाँ पर O लिख देंगे। H बराबर कितना है भाई, H बराबर आपका 2 है और O बराबर कितना है, 1 है। ध्यान से देखिए, अब देखिए इधर H 2 गो है, इधर भी 2 गो है, ठीक है। वो इधर 2 गो है, इधर कितना है, 1 गो है, तो इसको 2 गो करने के लिए यहाँ से 2 से गुना कर देंगे। अब जैसे ही 2 से हमने गुना किया तो यहाँ पर HO कितना हो गया, 2 दूनी के 4 गो हो गया, और वो भी 2 गो हो गया। अब 2 गो O हो गया तो वो तो बैलेंस हो गया, लेकिन H कितना हो गया, 4 गो हो गया। अब 4 गो उधर हो गया तो इधर भी तो 4 गो बनाना होगा, तो अब इधर भी 2 से गुना कर देंगे तो इधर भी 2 दूनी के 4 गो हो जाएगा। ध्यान से समझिए, इधर 2 गो अलग अलग था तो 2 गो अलग अलग लिख दिए, इधर एक में था तो एक में लिख दिए। अब देखें कि भाई बराबर O यहाँ पर नहीं है, तो O के लिए इसमें 2 से गुना किए तो ये बराबर हो गया, बराबर हुआ, लेकिन यहाँ पर H 4 हो गया, तो H इधर भी 4 करना है, 4 करने के लिए इधर भी 2 से मैंने गुना कर दिया। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिए। अब इधर क्या किए हैं, H वाले में 2 से गुना किए हैं, तो 2 को आगे लिख देंगे, तो अब लिखेंगे H2। यह नहीं कि यहाँ पर लिखेंगे, नहीं यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया प्लस, O वाले में कुछ नहीं किया है तो O वाले को ऐसे ही उतार देंगे। और देखिए यहाँ पर भी 2 से गुना किया है तो आगे यहाँ पर 2 लिख देंगे और यहाँ पर लिख देंगे H2O। यही हमारा आंसर हो चुका है। इसी प्रकार से तो रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, तो इसी से वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अब देखिए हमारा अगला टॉपिक ये है कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। इस टॉपिक में हम क्या देखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार को देखेंगे। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, मुख्यतः 6 प्रकार की ही होती है, और 6 प्रकार इस वीडियो में हम देखने की कोशिश करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं, सबसे पहली अभिक्रिया जो होती है वो होती है कौन सी, तो वो होती है मेरे भाई संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे संयोजन अभिक्रिया, ठीक है, संयोजन अभिक्रिया,
ठीक, पहली अभिक्रिया ही आपकी क्या होती है, संयोजन अभिक्रिया। इसमें हम क्या लिखेंगे, इसमें ये लिखेंगे कि जब भी, संयोजन का मतलब क्या होता है, आप जानते हैं कि संयोग का मतलब होता है मिलना, ठीक है, मिलना। तो इसमें लिखेंगे कि जब भी दो या दो से अधिक पदार्थ क्रिया करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसी को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो आइए लिखते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ क्रिया करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। एकल उत्पाद मतलब एक ही उत्पाद का निर्माण करेंगे, उत्पाद का निर्माण करेंगे या फिर निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आपको इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया, उसी चीज़ को यहाँ पर लिखा हूँ, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें उदाहरण क्या हो जाएगा, उदाहरण Na+Cl2, यानी कि सोडियम और क्लोराइड मिल के क्या बनाएंगे, ये दो चीज़ें मिल के क्या बनाएगी, NaCl। अब देखिए ये बैलेंस नहीं है तो यहाँ पर 2 लगा देंगे तो Na भी 2 गो, Cl भी 2 गो हो गया। अब इधर Na 2 गो है तो इधर भी 2 गो करना है तो 2 से इधर भी गुना कर दिए, तो ये आपका संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से ये उदाहरण, ये अभिक्रिया कंप्लीट हो जाती है। अब चलिए हम अगली अभिक्रिया को देखते हैं, सभी अभिक्रिया इस वीडियो में हम देखेंगे। आइए ना देखते हैं कि वियोजन अभिक्रिया आखिरकार होती क्या है। तो वियोजन अभिक्रिया का मतलब समझना, वियोजन मतलब वियोजित होना, मतलब टूटना। इसका मतलब कि वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक, एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पादों में बट जाएगा, वही है वियोजन अभिक्रिया। बस इसी चीज़ को तो हमें लिखना है। आइए लिखते हैं, वह अभिक्रिया, ठीक है, वह अभिक्रिया जिसमें एकल उत्पाद अभिकारक वियोजित होकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद में बट जाता है। अरे भाई, उसे ही तो हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, उसे ही वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। बड़ी ही शानदार तरीके से लिखना है, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, उसे ही वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। बड़ी ही आसान तरीके से आपको बता दिया। अब आइए इसके हम क्या देखते हैं, मतलब उदाहरण देख लेते हैं। तो उदाहरण इसका नहीं है, क्योंकि वियोजन अभिक्रिया के ना 2 गो प्रकार होते हैं। वियोजन अभिक्रिया के क गो प्रकार होते हैं, वैसे 3 गो प्रकार होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में 2 गो है, मैं आपको 2 गो बता रहा हूँ, ठीक है। 2 गो कौन कौन से प्रकार होते हैं, एक तो आपका होता है कि एक होता है ऊष्मीय वियोजन, ठीक है। ऊष्मा द्वारा जब वियोजन होगा उसको ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। और एक होता है आपका विद्युतीय वियोजन। अब चलिए एक एक करके हम इन दोनों को देख लेंगे कि ऊष्मीय वियोजन क्या होता है और विद्युतीय वियोजन क्या होता है। इससे पहले आप फटाफट से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। नाम से जैसा कि स्पष्ट हो जा रहा है आपको, ऊष्मीय वियोजन मतलब ऊष्मा का इसमें ज़रूरत होगा ना। तो लिखते हैं कि जब क्या होगा, जब वियोजन ऊष्मा की उपस्थिति में होता है, उसे ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। ऊष्मीय वियोजन कहते हैं, शानदार तरीके से। बस समझ में आया ना। तो चलिए इसका हम उदाहरण देख लेते हैं। तो उदाहरण है कि कैल्शियम कार्बोनेट एक होता है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम ऊष्मा देते हैं, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम ऊष्मा देते हैं यानी कि हीट देते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट किस प्रकार टूटता है देखिए। तो कैल्शियम कार्बोनेट CaO टूटेगा, किसमें, CaO, यानी कि ये जो आपका होता है चूना होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस
CO2 के रूप में टूट जाता है। ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम उष्मा देते हैं तो CaO यानी कि आपका ये चूना होता है प्लस CO2 यानी कि गैस के रूप में निकल जाती है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसी प्रकार से ये आपका कौन सा उदाहरण हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ऊष्मीय वियोजन का उदाहरण। तो सबसे पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम देखते हैं विद्युतीय वियोजन। अब चलिए हम देख लेते हैं विद्युतीय वियोजन आखिरकार होता क्या है। तो विद्युतीय वियोजन भी नाम से स्पष्ट हो जा रहा है कि जब वियोजन विद्युत के उपस्थिति में होता है, विद्युत धारा के उपस्थिति में होता है, उसी को विद्युतीय वियोजन कहते हैं। तो आइए ना लिखते हैं, जब भाई वियोजन, जब क्या होगा, वियोजन विद्युत की उपस्थिति में होता है, विद्युत की उपस्थिति में होता है उसे विद्युतीय वियोजन कहते हैं। शानदार तरीके से समझ लिए, कहते हैं। बस अब देखिए, अब विद्युत के सहायता में किसका वियोजन होगा, तो आप जानते हैं कि NaCl का जो वियोजन होता है ना, विद्युत के सहायता से होता है। जब विद्युत इसमें विद्युत धारा देते हैं, विद्युत अपघटन कराते हैं, तो इसका वियोजन होता है, वरना ऐसे नहीं होगा। तो इसमें वियोजन होगा ना, तो Na जो होगा, Na प्लस साइन देगा, प्लस Cl क्या देगा, माइनस साइन देगा। बस इतना ही आपको समझना है कि जब वियोजन विद्युत की उपस्थिति में होता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, विद्युतीय वियोजन बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर Na प्लस साइन देता है और Cl क्या देता है, माइनस साइन देता है। तो इसको लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, आप लिख भी सकते हो या फिर नहीं भी लिख सकते हो। बस यहाँ पर लिख देना 2Na प्लस 2Cl, ये भी लिख सकते हो। ये दो भागों में बट गया जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो इतना भी आपका सटीक रहेगा, बिल्कुल आसान तरीके से लिख लीजिएगा कि जब वियोजन विद्युत की उपस्थिति में होती है उसे हम विद्युतीय वियोजन कहते हैं। तो लिख लीजिए विद्युतीय वियोजन का ये रहा, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब देखिए हमारा अगला अभिक्रिया के प्रकार में ही आ जाता है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया आखिरकार कहते किसे हैं, तो आइए देख लेते हैं विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन विधि आपने पढ़ा होगा गणित में, अब विस्थापन अभिक्रिया भी पढ़ना पड़ रहा है। तो आइए देखते हैं, इसके लिए सबसे पहले मैं इसमें इंक डाल, तो आइए इसका भी आसान सा परिभाषा देख लीजिए कि वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व, इसमें क्या होगा, अधिक जो शक्तिशाली होगा ना, वो दुर्बल से क्रिया करके उसको खेद देगा, विस्थापित कर देगा। बस वह लिखना है, अधिक क्रियाशील तत्व दुर्बल तत्व के यौगिक से क्रिया करके, किससे क्रिया करके, उसके यौगिक से क्रिया करेगा। ठीक है, क्रिया करके उसको विस्थापित कर देता है। उसे ही हम क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। मतलब इसमें होता है क्या है कि कोई एक शक्तिशाली तत्व होगा, वो दुर्बल तत्व के यौगिक से क्रिया कर देगा और उसको क्रिया करके एक को विस्थापित कर देगा, खदेड़ देगा। उसी को तो क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। आइए ना इसका उदाहरण देखते हैं। तो इसका काफ़ी शानदार उदाहरण है Cu प्लस FeSO4। क्या होता है, Cu प्लस FeSO4। जब ये रिएक्शन करता है, मतलब कि क्रिया करता है, तो ये क्या बनाएगा, देखिए ये Cu क्या करेगा ना, Fe को खेद देगा, क्योंकि इससे शक्तिशाली Cu है। एक आपका सक्रियता श्रेणी होता है, सक्रियता श्रेणी में जो Cu है ना Fe से ऊपर है, तो इसको विस्थापित कर देगा। तो ये क्या बना देगा, Cu खुद अब जाके SO4 के साथ जुड़ जाएगा और Fe को क्या कर देगा, बाहर ही निकाल देगा। यही तो आपका विस्थापन अभिक्रिया का आपका उदाहरण हो जाएगा। एक और उदाहरण देख लीजिए, Zn प्लस CuSO4। अब देखिए यहाँ पर Zn जो है ना, अब Cu से अधिक शक्तिशाली है, तो अब क्या करेगा, Znवा SO4 के साथ जुड़ जाएगा और Cu को बाहर ही खेद देगा। तो ये दोनों आपका अभिक्रिया हो गया। इस प्रकार से दो उदाहरण दे दिया मैंने। तो ऐसा करता हूँ कि अच्छे समझ में आ गया होगा, तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब चलिए हम अगला अभिक्रिया का प्रकार देखते हैं। तो अगला क्या है, अगला है आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया। एक विस्थापन देखा आपने, अब एक आता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक, इसको भी देख लेते हैं। चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो इसका भी परिभाषा मैंने काफ़ी आसान लिख कर आया है। इसमें काफ़ी शानदार तरीके से लिखिएगा कि इस अभिक्रिया में उत्पाद का निर्माण
निर्माण अभिकारक के यौगिकों के आयनों की अदला बदली से होता है। इतना आसान मैं लिख लाया हूँ कि काफ़ी आसान है। आयनों के अदला बदली से होता है, अदला बदली, ठीक है, बदली से होता है। चलिए इतना समझ में आइए। अब इसका हम उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण भी काफ़ी शानदार है। BaSO4 BaCl2, ठीक है, BaCl2 प्लस Na2SO4 चलिए ई क्या करेगा, हाई Ba जो है SO4 के साथ जुड़ जाएगा तो ये बनाएगा BaSO4 प्लस हाई NaCl हो जाएगा प्लस NaCl। अब देख लीजिए बैलेंस है कि नहीं है। यहाँ पर Ba एक, इधर भी Ba एक, SO4 एक, इधर भी एक, Na इधर 2 है तो इधर भी 2 कर दीजिए, Cl इधर 2 है तो इधर भी 2 से गुना हो गया तो Cl 2 हो गया। तो पूरा आपने अभिक्रिया देख लिया, कौन सा, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब चलिए अगला हेडिंग देखते हैं। चलिए अभिक्रिया का अगला प्रकार देखते हैं। तो अगला प्रकार है अपचयन, उपचयन तथा अपचयन, ठीक है, उपचयन तथा अपचयन, ठीक है, अपचयन। ये भी बड़ी ही आसान है, ये 2 गो एक में है तो सबसे पहले अलग अलग करके हम देखेंगे। सबसे पहले देख लीजिए उपचयन, इसके बारे में जान लीजिए। तो इसमें क्या होता है उपचयन में, इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन की कमी होती है। तो लिख लीजिए कि इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि एवं हाइड्रोजन की कमी होती है, ठीक है। ऑक्सीजन की वृद्धि होगी और हाइड्रोजन की कमी होगी। देखिए कैसे, तो एक रिएक्शन है Cu प्लस O2 मिलकर क्या बनाएगा, CuO। अब यहाँ पर 2 लगा दीजिए इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। अब देखिए यहाँ पर Cu अकेले था, इसमें कोई भी हाइड्रोजन ना ही ऑक्सीजन, कुछ भी नहीं था। लेकिन यहाँ पर देखिए Cu के साथ क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन जुड़ गया ना। और जब ऑक्सीजन जुड़ गया तो इसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन की वृद्धि हुई। और जब ऑक्सीजन की वृद्धि हुई तो हमारा कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा, अब उपचयन अभिक्रिया हो जाएगा। तो इसको याद कर लीजिएगा अच्छे से। अब देखिए अब उपचयन हो गया, अब अपचयन देख लेते हैं। अपचयन सेम उल्टा कर देना है। और उसमें क्या था, उसमें आपका ऑक्सीजन की वृद्धि था, तो इसमें क्या हो जाएगा, इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की, O2 से भी डिनोट करते हैं ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन की हानि और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, तो एक आपका देखिए समीकरण मैं लिख रहा हूँ, इसमें आ जाएगा CuO प्लस H2, ये मिलके क्या बनाएगा, ये मिलके बनाएगा Cu प्लस H2O। Cu और ये OH2 के साथ जुड़ जाएगा तो H2O यानी कि जल बना देगा। अब देखिए इसको बैलेंस कर लीजिए। यहाँ पर Cu कितना है, 2 गो है तो इधर भी कर दीजिए 2 गो, H2 इधर 2 गो है, 2 गो हर एक जगह है, ठीक है। 2 भी इधर 2 गो O है तो 2 गो O करने के लिए तब H 4 गो हो गया तो इधर भी 2 से गुना कर दीजिए। तो देखिए CuO प्लस H2 मिलकर Cu प्लस H2O यानी कि जल बना देगा। तो अब इसमें देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ा था, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन हट गया तो ऑक्सीजन की कमी हो गई। और जब ऑक्सीजन की हानि होती है या फिर कमी होती है तो वहाँ पर अपचयन अभिक्रिया होता है। तो ये पूरा का पूरा आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए बेहतरीन तरीके से। अब एक आपका क्या रहता है, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन, जिसमें ये दोनों काम होते हैं, ठीक है। अपचयन भी वो अभिक्रिया जिसमें अपचयन तथा उपचयन दोनों होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। तो यही वाला उदाहरण उसका हो जाता है, ये वाला उदाहरण देखेंगे ना तो यही वाला उदाहरण हो जाता है। इसमें दोनों काम हुआ है। यहाँ पर देखेंगे तो इसका क्या हुआ है, इसका हुआ है अपचयन, ठीक है। इसका क्या हुआ है भाई, अपचयन हुआ है क्योंकि ऑक्सीजन की हानि हुई है। और इसका क्या हुआ है, उपचयन हुआ है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है। तो वही आपका रेडॉक्स अभिक्रिया हो जाता है। लिख देना कि वो अभिक्रिया जिसमें क्या होता है कि अपचयन
तथा उपचयन दोनों होता है उसको हम रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं, और यही उदाहरण नीचे लिख देना बेहतरीन तरीके से। ठीक, चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक आपका है संक्षारण और विकृति गंधिता। सबसे पहला देख लीजिए संक्षारण। तो संक्षारण का मतलब होता है कि जब भी किसी धात्विक वस्तु को, जैसे लोहा हो गया, तो उसको खुले वायुमंडल में या फिर किसी नमी के संपर्क में रखते हैं तो उस पर एक ऊपरी परत उसकी जो होती है ना क्षय होने लगती है, और उसी को संक्षारण कहते हैं, जिसको हिंदी में या फिर गांव देहात की भाषा में कहते हैं कि उसका मूर्छा लगना बोलते हैं। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इसमें विज्ञान की भाषा में संक्षारण बोलते हैं। तो देखिए लिखेंगे कि जब धात्विक तत्व को खुले वायुमंडल में रखते हैं, वायुमंडल या नमी के संपर्क में रखते हैं, तो उसकी ऊपरी परत क्षय होने लगती है। आपने देखा होगा जब भी मूर्छा लगता है तो ऊपर वाला परत क्या होता है, गिरने लगता है, क्षरित होने लगता है, झड़ने लगता है, तो ऊपरी परत उसी को क्षय बोला जाता है, क्षय होने लगती है। इसे ही संक्षारण कहते हैं। बस हो गया। जब भी कोई भी लोहा वगैरह आप खुले वायुमंडल में रखेंगे तो उसका ऊपरी परत क्षय होने लगेगा। जिसे एग्जाम्पल के तौर पर लोहे पर काली रंग की परत, तांबे पर हरी रंग की परत। लोहे पर क्या होती है, काली रंग की परत चढ़ जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं संक्षारण। ठीक है, तो इस प्रकार से ये दोनों हो गया। जो मूर्छा लगना है भोजपुरी में बोला जाता है वही का उदाहरण हो गया। तो संक्षारण आपने क्लियर कर लिया, तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए फटाफट से। अब देख लेते हैं हम विकृति गंधिता। विकृति गंधिता कभी कभी आपको संक्षारण से बचाने के उपाय भी पूछ देता है, तो जान लीजिए कि तेल का लेप करके या फिर पेंट लगाकर, बस आप इतना तो जानते ही बता ही सकते हो। अब देखिए विकृति गंधिता क्या होती है कि जब वसा युक्त पदार्थ को, वसा युक्त खाद्य पदार्थ को, जो तेल में खाद्य पदार्थ में खाने वाला पदार्थ छाना जाता है, खाद्य पदार्थ को नमी के संपर्क में नमी या वायु के संपर्क में छोड़ देते हैं, तो उसकी ऊपरी परत, तो उसके ऊपरी परत में फफूंदी लग जाते हैं। फफूंदी लग जाते हैं, जानते हैं, भुवरी लगना जिसको बोलते हैं, लग जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, विकृति गंधिता बोलते हैं, कहते हैं। ठीक है, अब देखिए विकृति गंधिता का उदाहरण क्या हो जाएगा। आचार पर देखते हैं कि भुवरी लग जाती है, आचार पर फफूंदी लगना, आचार पर फफूंदी लगना। कोई भी खाद्य युक्त पदार्थ है उसको वायुमंडल में, खुले वायुमंडल में या फिर नमी के संपर्क में छोड़ देंगे तो भुवरी लग जाता है, वही विकृति गंधिता हो जाती है। और इससे बचाने के लिए जानते हैं कि कुरकुरा वगैरह के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भर के दिया जाता है, ताकि ये भुवरी न लगे, ये खराब ना हो और वो हमेशा कुरकुरे टाइप में रहे। मतलब कि ऐसे नहीं होता है कि कुरकुरा मेहराए नहीं, तो बस वही। तो आशा करता हूँ कि ये पूरा चैप्टर आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ये पूरा चैप्टर अभी सम्मानित समाप्त हो चुका है, सम्मानित समाप्त हो चुका है। ठीक है, तो चलिए आशा करता हूँ कि आप अच्छे समझ में चुके होंगे। अगर समझ चुके होंगे तो अच्छा सा एक कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।